Hello, dear students. Dear students, this is the part third of self assessment. So let's start our video. Dear students, इसमें मैं आप लोगों को वीडियो को एक्सप्लेन भी करूँगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर प्लीज़ इसे एक्सप्लेन भी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पीछे के क्वेश्चंस नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा। पीछे की दो वीडियो हैं जिसमें अप टू 79 क्वेश्चंस गिवन है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इफ अ फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमको पता है यदि फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो थीटा उनके बीच में कितना हुआ हमारा 90 डिग्री हुआ। अब हमको पता होता है डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थीटा हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और कोस 90 कितना होता है हमारा 0 होता है। यदि हम 0 की मल्टीप्लाई करते हैं एफ इंटू एस से तो क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी वर्क की 0 हो जाएगी। सो वर्क विल बी 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ए बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ओवर ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट। ये भी बिल्कुल सिंपल ऐसे ही हो जाएगा और इसका आंसर भी हमारा वर्क का 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मच वर्क इज डन बाय कुली वॉकिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद द लोड ऑन हिज हेड। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको याद आ गया होगा कि क्लास 9th में आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा और उसका आंसर आता था हमारा 0। दैट्स वाई हेयर द आंसर ऑफ वर्क डन इज 0। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द बर्ड फ्लाइंग इन द एयर। इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। कंसीडर कीजिए दिस इज अ बर्ड, ठीक है, और ये बर्ड इधर उड़ रही है। ठीक है, जब ये उड़ रही है इसका कुछ तो मास होगा इसका, ठीक है, और इसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी जिसके कारण ये मूव कर रही होगी और इसके कारण हमारी इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। डियर स्टूडेंट्स, आंसर जो बताते हैं स्टूडेंट्स वो बताते हैं केवल इसका काइनेटिक एनर्जी, जबकि इसका आंसर जो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोथ होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये कुछ अर्थ सरफेस से कुछ इसकी हाइट भी होगी। कंसिडर कीजिए वो हाइट एच है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, इसका खुद का मास भी है तो एम इंटू जी इंटू एच, यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। मीन्स द टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन ए बॉडी हैव मोमेंटम विदाउट एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम बात करते हैं यदि हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोमेंटम यदि किसी बॉडी का जीरो नहीं है, मींस नॉन जीरो मोमेंटम है, तो क्या होगा उसके अंदर डेफिनेटली कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्योंकि यदि वेलोसिटी जीरो है तब तो मोमेंटम जीरो हो सकता है, लेकिन हम पहले ही बात कर रहे हैं कि मोमेंटम शुड बी नॉन जीरो मोमेंटम। नॉन जीरो मोमेंटम, नॉन जीरो मोमेंटम का मतलब है वेलोसिटी हमारी कुछ होगी, ठीक है, जो जीरो नहीं होगी। ओके, जब वेलोसिटी हमारी जीरो नहीं होगी तो यानी कि वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, और यदि उसके अंदर वेलोसिटी है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस बात से हमें खुद पता चल जाता है कि कैन अ बॉडी हैव मूवमेंट विदाउट एनर्जी, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो इसका आंसर नो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन ए बॉडी हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम। अब ये सोचने की बात है कि यदि मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम जीरो है, तो क्या एनर्जी होगी। हाँ, डेफिनेटली हो भी सकती है, क्योंकि कंसीडर कीजिए स्टोन रखा हुआ है कुछ हाइट पर, ठीक है, अर्थ सरफेस से, तो वो रेस्ट में है, वी कितना उसका जीरो है, यानी कि उसका मोमेंटम भी जीरो हुआ। बट इस हाइट के कारण यानी कि इस पोजीशन के कारण इसकी कुछ एनर्जी होगी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी एम इंटू जी इंटू एच। ओके, सो कोई बॉडी एनर्जी रख सकती है जबकि उसमें मोमेंटम जीरो हो, तो इसका आंसर यस हो गया। क्वेश्चन नंबर 86। 86 है हमारा, कैन द ओवरऑल एनर्जी
ऑफ ए बॉडी भी नेगेटिव, हाँ डेफिनेटली हो सकती है। यदि किसी बॉडी की एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब है वहाँ पर फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो जो सैटेलाइट होते हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी होती है, आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ा हुआ ग्रेविटेशन में, ठीक है, जिसके कारण वो अर्थ से बाउंड रहते हैं, वो घूमते रहते हैं अर्थ के चारों ओर, वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग डिक्रीज और इंक्रीज व्हेन इट इज कंप्रेस्ड। जाहिर सी बात है, यदि हमारी ये कोई स्प्रिंग है, हमने इस पर इधर से फोर्स लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया, तो जाहिर सी बात है न्यू सिचुएशन में हमारी ये सिचुएशन इसकी ये हो जाती है, ठीक है। तो हमने इस पर कुछ वर्क किया होगा, ठीक है, और जब हमने इस पर वर्क किया तो क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए। वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी की क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो इसका आंसर होगा इंक्रीज्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग डिक्रीज और इंक्रीज व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड। अब की बार क्या था हमारा, ये पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये स्प्रिंग है हमारी, हमने इस पर ऐसे 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 इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जब इसे इंक्रीज करते हैं तो इसकी सिचुएशन कुछ इस टाइप से हो जाती है, हमने इस पर कुछ वर्क किया और वो वर्क जो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो ये भी हमारा इंक्रीज ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी अब इस केस में भी इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें इंक्रीज हुई थी कंप्रेशन में तो स्ट्रेच करेंगे जब हम इसे तो वो डिक्रीज होगी, नहीं, वो भी इंक्रीज ही होगी, ठीक है। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क के लिए हमारा क्या होना चाहिए, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना, और थीटा शुड बी 0 डिग्री, ओके। तो आंसर है हमारा 0 डिग्री। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क के लिए हमारा क्या होना चाहिए, थीटा हमारा होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री होगा तो वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द वर्क डन बाय ए पर्सन इन होल्डिंग ए 15 किलोग्राम सूटकेस व्हाइल वेटिंग फॉर द बस फॉर 15 मिनट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है, तो वर्क हमारा 0 है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 92, ए पर्सन कंटिन्यूज टू पुश अ रॉक फॉर सम टाइम बट फेल्स टू मूव इट, व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम। अब जब वो फेल हो गया उसे मूव करने में, यानी कि रॉक पर उसने फोर्स तो लगाया बट उसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो प्रीवियस केस की तरह इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, 0 होगा, ओके। इस वर्क डन है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, हमको पता है वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट से हमें कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर मिलती है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 में ए मैन रन्स अ डिस्टेंस on a level road. The same man ascends up a hill with the same velocity through the same distance. When does he do more work? जाहिर सी बात है, पहले तो लेवल रोड पर ऐसे ऐसे चल रहा है, दूसरी बार इंक्लाइंड है कुछ, तो इस वाले केस में उसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, यानी सेकंड केस में हमें उस आदमी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ओके। सो इसका आंसर होगा सेकंड केस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, डज द वर्क डन डिपेंड ऑन हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूव्ड। सोचने की बात है, आप बताइए, जाहिर सी बात है यहाँ पर वेलोसिटी का कोई सेंस नहीं है, और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा हो या कम हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कितनी ज़्यादा है मतलब या फिर कितनी कम है, ठीक है। इस केस में हमारा आंसर होगा नो,
वर्क डन हमारा इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कोई बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है या फिर कितनी स्लो मूव कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96। डज एन ऑब्जेक्ट इन मोशन हैव द एबिलिटी टू डू वर्क? डेफिनेटली। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो कुछ भी वर्क कर सकती है। आपने एक स्टोन लिया, फेंक के मारा, और वो जो ग्लास पेन है विंडो का उसे तोड़ देता है वो, ठीक है ना, क्योंकि मोशन के कारण, ठीक है ना। तो यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वहाँ पर वो कुछ भी वर्क कर सकती है क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। क्वेश्चन नंबर 97। कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी नेगेटिव? देखते हैं। के इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 m v²। मास कभी किसी बॉडी का नेगेटिव नहीं हो सकता। 1/2 कांस्टेंट है, ये भी नेगेटिव नहीं है। वेलोसिटी यदि हम नेगेटिव ले भी ले तो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, और आपको पता है प्लस 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 होता है, और फिर प्लस 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 होगा। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। कैन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी भी नेगेटिव? यस, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की नेगेटिव हो सकती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दिया था, सैटेलाइट वाला जो एग्जांपल दिया था, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला। क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्प्रिंग ऑफ वॉच? यदि हम किसी वॉच की स्प्रिंग की बात करते हैं तो वो जो स्ट्रेच रहती है जिसके कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 100। इज पावर अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? तो इसका आंसर है हमारा स्केलर क्वांटिटी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 101 आता है हमारा। व्हेन अ प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड अ सन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? काइनेटिक एनर्जी प्लेनेट की तब ज़्यादा होगी जब वो सन के बहुत ज़्यादा पास होगा। जितना ज़्यादा पास होगा उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो नियरेस्ट पॉइंट पर होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 102। विच फिजिकल क्वांटिटी आर कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन? तो इसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, क्या क्या है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 103। what is that physical quantity which is conserved in both elastic and inelastic collision? तो इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन में केवल एक क्वांटिटी है, दैट इज द लीनियर मोमेंटम, जो कंजर्व रहती है, जो हमारी कंजर्व रहती है। ये आप लीनियर मोमेंटम, एल फॉर लीनियर, एम फॉर मोमेंटम, ओके। क्वेश्चन 104। क्वेश्चन 104 है हमारा। इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन विल द कॉलिजन बी इलास्टिक और इनइलास्टिक? यदि दो बॉडी हमारी कॉलिजन के बाद में स्टिक करके चलती हैं, एक साथ चलती हैं, तो इस सिचुएशन में जो हमारा कॉलिजन होगा उसे हम बोलेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन। क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कॉलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन टू आइसोथर्मल कर्व्स इंटरसेक्ट? तो इसका आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106। is the equation PV equals to RT valid for isothermal and adiabatic process? Yes, इसका आंसर होगा yes.
if if a door of a working refrigerator is kept open for a long time in the closed room, will it make the room warm or cool? तो देखने में तो ऐसा लगता है कि यदि हम रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर दें किसी बंद कमरे में तो वो कमरा ठंडा हो जाना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं, कमरा गर्म हो जाएगा। कमरा क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना वार्म होगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 108, कैन अ किचन बी कूल्ड बाय लीविंग द डोर ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ओपन? तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपको पता है। Out of the parameters temperature, pressure, work and volume, which parameter does not characterize the thermodynamic state of matter? तो इसका आंसर होगा हमारा वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 110, इज रस्टिंग ऑफ आयरन अ रिवर्सिबल प्रोसेस? ये आपने 9th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक तरह से केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसे दोबारा थोड़ी ना अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या होगा हमारा? नो। क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111, इज आरएमएस स्पीड सेम एज द एवरेज स्पीड? नो। क्वेश्चन नंबर 112 यानी कि 112, एट विच टेम्परेचर डज ऑल मॉलिकुलर मोशन सीज? ऐसा एब्सोल्यूट जीरो पर होता है हमारा, या फिर हम बोल सकते हैं केल्विन स्केल पर जो जीरो होता है हमारा, ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं जीरो केल्विन। ध्यान रखिएगा जीरो के बाद डिग्री नहीं लगाते, ये जो डिग्री लगा देते हैं गलत होता है, नहीं लगाना है, जीरो केल्विन होता है। ठीक है, ये तरीका सही, ये गलत है। ठीक है, हाँ, फ़ारेनहाइट में भी डिग्री लगेगा हमारा। जब भी फ़ारेनहाइट की बात आएगी, फ़ारेनहाइट में मान लीजिए 32 डिग्री F लिखा जाएगा वहाँ पर। ठीक है, यह सेल्सियस है हमारा, 57 कंसिडर कीजिए, 50 डिग्री सेल्सियस होगा हमारा। बट यदि हम 112 कुछ इस टाइप से लिख रहे हैं, केल्विन लिखेंगे तो विदाउट डिग्री लिखेंगे। ठीक है, एक र्यूमर स्केल होता है, उसमें भी डिग्री यूज़ किया जाता है, जैसे कि 31 डिग्री R, वो र्यूमर स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच वॉल्यूम डज 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर? ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यह होता है 22.4 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आएगा 114, कैन ए मोशन बी पीरियोडिक एंड नॉट ऑसिलेटरी? हाँ, हो सकता है ऐसा। देखिए, सर्कुलर मोशन में ले लीजिए, यहाँ पर यदि कोई बॉडी ऐसे रिवॉल्व करे तो ये पीरियोडिक तो है बट ऑसिलेटरी नहीं है, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। ठीक है, पीरियोडिक तो है बट ऑसिलेटरी नहीं है। इज दैट क्लियर? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 115, what provides a restoring force for simple harmonic oscillation in a simple pendulum? तो इसके लिए हमें इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्रेविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, इसमें पूछा है व्हाट प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स फॉर सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन इन स्प्रिंग? स्प्रिंग में होता है इलास्टिसिटी। ओके, क्वेश्चन 117, two simple pendulums of same length are crossing at their mean position, what is the phase difference between them? तो इसमें होगा 180 डिग्री, या पाई रेडियन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, what is the phase difference between the displacement and acceleration of the particle executing SHM?
तो इसका आंसर भी 180 डिग्री ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इज एन ऑसिलेशन ए वेव? नहीं, इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डज डॉपलर इफेक्ट अप्लाई टू ओनली साउंड वेव्स? इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है, लाइट वेव पर भी ये एप्लीकेबल होता है। नो, इट इज एप्लीकेबल ऑन लाइट वेव ऑल्सो, लाइट वेव ऑल्सो, उन पर भी डॉपलर इफेक्ट हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा, कैन वी हियर बीट व्हेन साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर हर्ड टुगेदर? तो इस सिचुएशन में आंसर आएगा इसका हमारा यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 122 है, will there be Doppler effect when the direction of motion of the source and observer is perpendicular to the direction of propagation of sound? नहीं, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, दैट्स वाई यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा, A person riding on a merry-go-round emits a sound wave of a certain frequency. Will the person at the center observe the Doppler effect? यहाँ भी वही परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आ जाएगी, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? नो आएगा। ठीक है, क्योंकि मोशन जहाँ पर वो सेंटर पे कोई आदमी खड़ा हुआ है और जो बैठा हुआ है वो मैरी गो राउंड में, वो दोनों उसकी मोशन, बैठे हुए वाले की मोशन जो है परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन 124 है, विच टाइप ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन? तो इसका आंसर है सिंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, जो आपने 10th में पढ़ी थी और आगे अब आप 12th में पढ़ोगे। कैन मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल थ्रू वैक्यूम? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, सॉरी, इसका आंसर होगा नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 126, नेम टू इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव। एक तो होता है सोनोमीटर और दूसरा होता है हमारा ऑर्गन पाइप। ओके, so this is the answer of this. For more, please keep watching. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thanks once again. Have a wonderful day and have a superb examination.